नमस्कार। इस हफ्ते मैं बात करना चाहूँगा, बहुत अहम मुद्दा है जो कोविड के टीके बनाए जा रहे हैं उसकी कीमतों पर। तो आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में 2 कंपनियां टीके बना रही हैं अभी। एक का नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पूना में है, इसके मालिक अडार पूनावाला है, और दूसरी है भारत बायोटेक। खास बात यह है कि जो रिसर्च हुई है वो इन दोनों ने नहीं की है। रिसर्च जो हुई है कोविशील्ड टीके के लिए जो सीरम बना रही है वो हुई है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में। एस्ट्राजेनेका कंपनी के प्रायोजित वो रिसर्च थी, और इसलिए उसको ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका टीका भी कहा जाता है। और दूसरा जो टीका है उसकी रिसर्च अपने देश में ही हुई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की एक संस्था है, और इस रिसर्च के आधार पे कोवैक्सीन नाम का टीका भारत बायोटेक बना रही है। अब ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने ये कहा कि चूंकि ये एक संकट के समय में टीका बनाया जा रहा है, इसलिए हम इस पे कोई मुनाफा नहीं लेंगे। हमारे अडार पूनावाला साहब ने पहले इसका दाम जो है वो रखना तो चाह रहे थे 1000 रुपए, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, आप 250 रुपए से ज्यादा नहीं रख सकते। तो उन्होंने 210 रुपए में ये टीका सरकार को बेचा शुरू में, और उसके बाद इसकी कीमत घटा के 150 रुपए की। और भारत बायोटेक इस टीके को 296 रुपए में बेचना चाहता था, लेकिन उसने भी अंततः 150 रुपए में भारत सरकार को बेचा। अभी तक भारत सरकार को ये टीका दोनों कंपनियों से 150 रुपए में मिल रहा है। लेकिन अब ताज्जुब की बात यह है कि जबकि सारे जो प्रथम पंक्ति के जो कोरोना कार्यकर्ता हैं, स्वास्थ्य कर्मी वगैरह, उनको 60 साल से ऊपर वालों को, यानी कि वरिष्ठ नागरिकों को, और 45 साल से ऊपर वालों को जब टीका लग गया 150 रुपए में, जो सरकार ने खरीद के सरकारी चिकित्सा संस्थाओं के माध्यम से मुफ्त लगवाया। अब सरकार ये कह रही है कि 1 मई से, यानी कि मजदूर दिवस से, जो 18 से 44 साल के बीच में टीका लगना है, वो टीका अब केंद्र सरकार नहीं लगवाएगी। वो टीका राज्य सरकारें दोनों कंपनियों से खरीद सकती हैं, और प्राइवेट अस्पताल भी अब खरीदने के लिए स्वतंत्र है। और इसके पहले कि सरकार कोई रेट वगैरह पे बातचीत करती, मेरे ख्याल से ये एक मिली जुली साजिश थी कंपनियों की और सरकार की। जिस आत्मविश्वास के साथ अडार पूनावाला ने ये रेट, इन रेटों की घोषणा की है, उससे लगता तो यही है कि सरकार की जानकारी में पूरी बात थी। उन्होंने बड़े मतलब ताल ठोक के कहा जाए, ये कहा कि अब ये टीका सरकार को वो देंगे 400 रुपए में, यानी कि जो राज्य सरकारें हैं, और इसको प्राइवेट अस्पतालों को वो देंगे 600 रुपए। और भारत बायोटेक तो 2 कदम और आगे निकली। उसने कहा कि सरकारी जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें, उनको तो हम देंगे 600 रुपए में, और हम निजी अस्पतालों को देंगे 1200 रुपए। तो ये जो कंपनियां हैं, ये इनको इतनी भी शर्म नहीं है कि इस संकट के समय, जबकि और आपको ये बता दें कि भारत में टीका लगाने की दर अभी बहुत कम है। बड़े जोर शोर के साथ हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्म भारत अभियान के तहत, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये टीका देश में बनाया जाएगा। हालांकि एक टीके की रिसर्च मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो ऑक्सफोर्ड में हुई है, और उन्होंने 2 कंपनियों को ठेका दिया, और उन्होंने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है टीकाकरण अभियान है। बीच में उन्होंने एक टीका उत्सव भी मनाया। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद जो भारत में अभी टीके लगे हैं वो मात्र
2 करोड़ लोगों को है, जो 1% है भारत की आबादी। और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जब तक आपकी 2/3 आबादी को टीका न लग जाए तब तक समाज सुरक्षित नहीं। अगर 2/3 आबादी को टीका लग जाता है तो ऐसा माना जाता है कि हर्ड इम्यूनिटी नाम की एक चीज आ जाती है, यानी कि समूह की एक प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है और फिर ये बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन कहाँ 2/3 यानी कि 75% आबादी, और कहाँ 1%। तो आप सोचिए कि हम अभी अपने लक्ष्य से कितना दूर हैं। और अगर सरकार निजी अस्पतालों को ये टीका लगाने की छूट देगी 600 रुपए और 1200 रुपए में, तो आप समझ सकते हैं कि ये टीका कितने लोग लगवाएंगे। अभी मुफ्त में जब टीका लगाया जा रहा है तब तो इतने कम लोग लगवा रहे हैं, और जब ये पैसा लेके लगाया जाएगा तो कितने लोग लगवाएंगे, ये आप खुद इसकी कल्पना कर सकते हैं। 18 साल से 44 साल के लिए जो व्यवस्था की जा रही है, कहा तो जा रहा है कि सरकार, कुछ सरकारें उन्होंने घोषणा की है कि उसको ये मुफ्त में लगाएंगी, लेकिन राज्य सरकारों की क्षमता केंद्र सरकार से कम होती है, वो उनके पास संसाधन कम होते हैं, वो कितने हद तक इसको मुफ्त लगवा पाएंगे अभी मालूम नहीं है। तो ये इस पूरी टीकाकरण अभियान को मोदी सरकार ने इसका निजीकरण करके, एक तरीके से कहा जाए तो इसको अब संशय में डाल दिया है। अब अनिश्चितता की स्थिति हो गई है कि आखिर कितनी आबादी का टीकाकरण हो पाएगा। अभी जबकि अमेरिका जैसा देश, जिसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, उसने भी अभी अपनी सिर्फ 68% आबादी का टीकाकरण किया, लेकिन उसका परिणाम दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए पिछले साल अमेरिका की स्थिति कितनी खराब थी। शायद दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अमेरिका में मर रहे थे। और इस समय आप देखिए, एक तो वहां नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। एक ऐसा राष्ट्रपति था पहले जो कोरोना को मानता ही नहीं था, सार्वजनिक रूप से कोरोना का उपहास करता था और मास्क पहनता नहीं था, या मास्क पहनता था तो स्टेज पे आके उसको फेंक देता था बड़ी हेय दृष्टि से। तो ऐसा राष्ट्रपति था। और उसके बाद अब एक परिवर्तन हुआ है, और जो बिडेन वहां आए हैं, जो जो एक गंभीर व्यक्ति हैं, जिन्होंने बीमारी को गंभीरता से लिया है और टीकाकरण अभियान को बहुत अच्छी तरह से चलाया है, ताकि अपनी ज्यादा से ज्यादा आबादी को वो उसका टीकाकरण कर सकें। उनके भंडार में इतने टीके हैं कि अमेरिका की पूरी आबादी को एक बार से ज्यादा टीका लग सकता है। तो अमेरिका ने तो अपनी सुरक्षा कर ली है, लेकिन भारत का क्या होगा, और हमारे आत्मनिर्भर भारत का क्या होगा, जो मोदी जी बड़े गर्व से घोषणा कर रहे थे कि भारत की साख बढ़ गई है और भारत अब अपने आप में आत्मनिर्भर है, और कई देशों को उन्होंने टीके भेजे, जो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अब जब संकट का दौर आया है तो भारत को दुनिया के सामने हाथ फैलाने पड़। अडार पूनावाला अमेरिका से कह रहे हैं कि आपके जो प्रतिबंध हैं, जो टीका बनाने के लिए जो हमें सामान चाहिए, उन प्रतिबंध को आप हटाइए ताकि वो सामान हमें मिल सके और हम टीका बना सकें और बड़ी संख्या। खैर, अमेरिका पहले भारत की बात को अनसुना कर रहा था, लेकिन अभी उसने 2 दिन पहले भारत की बात मानी है। लेकिन वो कितना सामान देगा ये मालूम नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरह जो बिडेन भी कह चुके हैं कि उनके लिए अमेरिकी आबादी प्राथमिकता है, पहले वो उसकी देखभाल करेंगे, उसके बाद किसी और की सोचेंगे। दुनिया रोज चित्र छप रहे हैं कि कहीं सिंगापुर से ऑक्सीजन आ रहा है, संयुक्त अरब अमीरात से आ रहा है, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी मदद की पेशकश की है। तो इस समय भारत की स्थिति ऐसी है कि अगर उसे दुनिया भर की मदद न मिले तो वो अब इस संकट का सामना कर नहीं सकता। तो ये 7 साल में मोदी की सरकार ने भारत की ये स्थिति बनाई है कि आत्मनिर्भरता की बात तो छोड़ दीजिए, वो बिना दूसरों की मदद के अपने लोगों को ठीक से उनकी देखभाल भी नहीं कर सकता।
लोग बीमार हैं, अस्पतालों में शैय्या की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। रेमडेसिविर एक दवा है जो मालूम नहीं कितनी कारगर है, क्योंकि वो तो एक एक सामान्य एंटी वायरल दवा है। पिछले साल आपको याद होगा बहुत हो हल्ला मचा था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को लेके, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था वो है मलेरिया की दवा, यानी मलेरिया रोग की रोकथाम के लिए। लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि वो कोरोना में भी काम करेगी, और डोनाल्ड ट्रंप को भारत से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन चाहिए थी, तो उन्होंने भारत को धमकी देके वो दवा भारत से ली, ये कहते हुए कि अगर भारत दवा नहीं देगा तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कुछ प्रतिबंध वगैरह लगाएंगे। तो भारत को वो दवा अमेरिका को देनी पड़ी। और आज जब भारत को अमेरिका से कुछ सामान की जरूरत है अपने टीके को बनाने के लिए, तो अमेरिका बड़ी मजबूरी में अब ये कह रहा है कि वो मदद करेगा भारत की। तो भारत की स्थिति को ऐसा दयनीय बना दिया है हमारे नेताओं ने, हमारी सरकार ने, ये आप देख रहे हैं। और हम, ऐसा लग रहा है कि लाचार है। अस्पतालों में डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा है कैसे मरीजों की देखभाल करें। बोझ इतना बढ़ गया है कि उनके पास समय नहीं है मरीजों को देखने के लिए। मरीज ऑक्सीजन की कमी के कारण, वेंटिलेटर की कमी के कारण मर रहे हैं, और शमशान में जगह नहीं है मरीजों को उनके अंतिम क्रियाकर्म के लिए। तो सभी जगह हाहाकार है। बाजार में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, सभी चीजों की कमी है। तमाम चीजों की कालाबाजारी हो रही है। अस्पताल के अंदर लखनऊ के सांसद कौशल किशोर ने आरोप लगाया है कि बलरामपुर अस्पताल के अंदर 28 वेंटिलेटर हैं और सिर्फ 4 या 7 काम कर रहे हैं। बाकी इसलिए नहीं काम कर रहे हैं क्योंकि उनको चलाने वाला कोई नहीं है। और मैंने ये भी सुना है अपने एक मित्र के माध्यम से कि किसी को बलरामपुर अस्पताल में वेंटिलेटर लेने के लिए अस्पताल में एक बड़ी रकम देनी पड़ी, यानी कि जो अस्पताल के कर्मचारी हैं उनको इतनी कमी है वेंटिलेटर। तो ऐसे समय में सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक जो इस बीमारी का फायदा उठा के, मेरे ख्याल से मोदी जी ने जो कहा था आपदा में अवसर, उसके उसके अनैतिक इस्तेमाल का, उसके दुरुपयोग का ये एक उदाहरण है कि लोगों की मजबूरी का फायदा उठा के टीकों को इतने ऊंचे दामों पे बेचा जा रहा है। और सारे जो टीकाकरण जो जो अभियान है उसको एक तरीके से इन्होंने अनिश्चितता की स्थिति में डाल दिया है। इनसे पूछा जाना चाहिए कि ये जो इन्होंने दर तय की है, इन्होंने अपने आप कैसे तय कर ली। एक तरफ किसान बैठा हुआ है धरने पे, आज मुझे लगता है कि इस अब 4 महीने होने को आ रहे हैं, और जी 26 नवंबर को शुरू हुआ था, अब 4 महीने हो गए हैं। और किसान की सिर्फ ये मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो उसके लागत मूल्य का सिर्फ 1.5 गुना होता है, उसको वो एक अधिकार के रूप में मांग रहा है, जो सरकार उसको देने को तैयार नहीं है। और उसको खुले बाजार के भरोसे छोड़ना चाहती है। और दूसरी तरफ ये जो टीके बनाने वाली कंपनियां हैं, ये बड़े जोर शोर से ये अपनी दरों की घोषणा कर रही हैं। ऐसा लगता है कि इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं। तो ये कैसे हो रहा है, ये सब समझने वाली बात है। और जो बात सीधी सीधी समझ में आती है वो ये, जबकि सरकार इनकी मदद भी कर रही, सरकार से सीरम इंस्टीट्यूट ने 3,000 करोड़ रुपए मांगे हैं अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए। सरकार ने दोनों कंपनियों की मदद की है, मेरे ख्याल से 4,500 करोड़ रुपए की मदद दोनों कंपनियों को गई है, जो जो अनुदान के रूप में गई। मतलब ये ऋण नहीं है जो इनको वापस कर। तो ये सरकार से भी पैसा ले रही हैं कंपनियां और लोगों को भी लूटने की इनकी तैयारी है। तो आखिर इनको ये छूट कैसे मिली हुई है भारत में, ये बहुत बड़ा सवाल है।
और ये हम सबने देखा है किस तरह से किसान आंदोलन में 3 विवादास्पद कानूनों को मोदी जी वापस लेने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि ये पूरे देश को समझ में आ रहा है कि उन्होंने अडानी और अंबानी के लिए कृषि क्षेत्र को खुला छोड़ दिया है फायदा कमाने के लिए। बड़े गोदाम बना के किसानों से अनाज खरीद के और फिर जब उसकी कमी हो तब ऊंचे दामों पे उसको बेचने के लिए, और इसके अलावा ठेका खेती और तमाम दूसरे तरीकों से किसानों को चूसने के लिए। तो ये बात सबको समझ में आ रही है कि ये अडानी अंबानी का दबाव है जिसकी वजह से ये कानून वापस नहीं लिए जा रहे हैं। आप सिंघू बॉर्डर जाएं, टीकरी बॉर्डर जाएं, तो वहां पे ऐसे बैनर लगे हुए हैं जिसमें दिखाया जाता है कि मोदी और अडानी और अंबानी का रिश्ता क्या है। और ठीक अब यही बात समझ में आ रही है कि कोरोना टीके के मामले में भारत बायोटेक और सीरम के साथ भारत सरकार का क्या गठजोड़ है, और ये पूरा मामला चुनावी चंदे से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है क्योंकि मोदी सरकार के आने के बाद जब अरुण जेटली वित्त मंत्री थे तो एक परिवर्तन किया गया है राजनीतिक दलों को चंदा देने की व्यवस्था में, और वो ये है कि अब कोई भी पूंजीपति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के और उसको किसी भी राजनीतिक दल को दे सकता है। ये बात सिर्फ स्टेट बैंक को मालूम होगी कि कौन कितने का बॉन्ड खरीद रहा है। चुनाव आयोग को भी राजनीतिक दल को बताने की जरूरत नहीं है कि उसको कितना चंदा किस पूंजीपति से मिला। सामान्य तौर पे 20,000 रुपए के ऊपर का चंदा हर एक राजनीतिक दल को बताना पड़ता है चुनाव आयोग को जब वो अपने साल के अंत में जब अपनी अपनी ऑडिट रिपोर्ट फाइल करते हैं कि 20,000 से ऊपर हर एक चंदा किस ने दिया और उसका पैन कार्ड नंबर, उसका पता, पूरी जानकारी चंदा देने वाले की चुनाव आयोग को देनी पड़ती है हर एक राजनीतिक दल को। लेकिन अगर आप चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दे रहे हैं तो मजेदार बात यह है कि 20,000 के ऊपर का चंदा या चाहे जितना बड़ा चंदा हो वो अब आपको चुनाव आयोग को भी बताने की जरूरत नहीं। और सूचना के अधिकार में अगर आप स्टेट बैंक से पूछना चाहें कि किसने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे तो वो आपको नहीं बताएगी क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि दान देने वाले की, चंदा देने वाले की पहचान को सुरक्षित करने के लिए ये पूरी व्यवस्था अपारदर्शी रहे। तो अब आप समझ सकते हैं कि चाहे अडानी हो, अंबानी हो, अडार पूनावाला हो, भारत बायोटेक हो, वो कितना पैसा भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं ये किसी को पता नहीं लगेगा। और इसके बदले में मोदी सरकार ने उनको छूट दे रखी है इस देश के किसानों, इस देश के जो नौजवान हैं, क्योंकि 18 से 44 वर्ग में ज्यादातर वर्ष के वर्ग में ज्यादातर नौजवान ही आएंगे। किसानों और नौजवानों को लूटने की छूट जो मोदी सरकार ने दे रखी है एक लोकतंत्र के अंदर, ये बहुत शर्म की बात है कि आप समाज के अलग उम्र के लोगों के लिए, अलग तबके के लोगों के लिए आप अलग अलग नीतियां बना रहे हैं। अमीर के लिए एक, गरीब के लिए एक, और गरीब तो उसको तो पता नहीं इसका लाभ भी मिलेगा कि नहीं, क्योंकि जब प्राइवेट अस्पतालों को छूट रहेगी पैसा कमाने के लिए तो हमारी व्यवस्था में इतना भ्रष्टाचार है कि शायद सरकार जो टीके खरीदेगी वो भी प्राइवेट अस्पतालों के पास ही पहुंच जाएंगे। ये हमने देखा है भारत में होते हुए। सरकारी अस्पतालों की दवा बाहर निजी दवा की दुकानों पे पहुंच जाती है बिकने के लिए। सरकारी कर्मचारियों और दलालों का ऐसा एक गठजोड़ होता है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अब मुफ्त में लोगों को टीके लग पाएंगे, खास करके 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए, और इस पे एक भरपूर मुनाफा कमाया जाएगा। इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से एक हस्ताक्षर अभियान चल रहा है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि ये हमें मंजूर नहीं है कि आप अलग अलग रेट पे राज्य सरकारों को, निजी अस्पतालों को, केंद्र सरकार को, और निर्यात करने का अलग रेट है। और पूरे भारत में अगर सबसे महंगा कहीं टीका सीरम इंस्टीट्यूट दे रही है तो भारत, यानी कि हमसे भी अमीर देशों को, यूरोपियन देशों को वो टीका सस्ते में दे रहे हैं, भारत में महंगा बेच रहे हैं। ये तो और भी हास्यास्पद बात है।
तो इसका विरोध किया जा रहा है। सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी संस्था जो जयप्रकाश नारायण जी ने, जस्टिस वी.एम. तारकुंडे ने बनाई थी, 1 मई को उसने तय किया है, जब से ये नई नीति लागू होगी जिसमें कि निजी अस्पतालों को छूट मिलेगी अधिक दाम पे टीका लगाने की, उस दिन 1 दिन का उपवास रखा है। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया ने घोषणा की है कि वो इस उपवास का समर्थन करेगी और इस समय तो शायद खुले में प्रदर्शन करना संभव नहीं होगा, सरकार करने नहीं देगी, तो हम एक ऑनलाइन प्रदर्शन भी करेंगे 30 अप्रैल को 1 मई की पूर्व संध्या पे इस उपवास के समर्थन में। और एक चिट्ठी मैंने लिखी है योगी आदित्यनाथ को कल ही, जो मैंने ईमेल के माध्यम से उनको भेजी है, और मैंने ये कहा है कि जबकि अन्य राज्य सरकारें इस टीके के दरों की नीति का विरोध कर रही हैं और कह रही हैं कि टीका अगर आप 150 रुपए में दे रहे हैं सरकार को, केंद्र सरकार को, तो उसी रेट पे हमको दीजिए ताकि हम आम जनता को मुफ्त में ये लगा सकें। और ये निजी हाथों में तो बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए, नहीं तो ये एक लूट की खुली छूट मिलेगी उनको। लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा कर दी कि वो 1 करोड़ टीके खरीदेंगे, 50,000 कोविशील्ड के, 50,000 कोवैक्सीन के, और ऊंचे दामों पे उनको भुगतान किया जाएगा। तो मैंने ये सवाल खड़ा किया है कि वो पैसा भले ही वो सरकार का दे रहे हैं, लेकिन वो है पैसा तो जनता का, तो जनता के संसाधनों का दुरुपयोग न करें। योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं जनता के पैसे का दुरुपयोग करने के लिए। कितनी उनकी अयोध्या की यात्राएं हुई, पहले किसी मुख्यमंत्री ने इतनी यात्राएं नहीं की हैं। दिवाली के पहले वो वहां लाखों दिए, पिछले 2 सालों को ही देख लें तो 10 लाख से ऊपर दिए जले हैं, तेल के दिए 45 मिनट तक। कितने तेल का दुरुपयोग किया है उन्होंने। सरकारी हेलीकॉप्टर में, पता नहीं ये प्रोटोकॉल में संभव भी है कि नहीं, पेशेवर कलाकारों को जिनको आप पैसा दे रहे हैं राम और सीता बनने के लिए, उनको आप हेलीकॉप्टर से अयोध्या में उतारते हैं, सरकारी हेलीकॉप्टर से। जैसे कि मानिए राम और सीता जो है पुष्पक विमान से जो है उतर रहे हैं अयोध्या के अंदर, सरकारी हेलीकॉप्टर से आप कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाते हैं। और शर्म की बात यह है कि उसमें पुलिस महानिदेशक भी बैठे रहते हैं। इन्हीं हेलीकॉप्टरों से पिछले साल कोरोना से अच्छी तरह से निपटने के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर फूल की वर्षा हुई। ये जो सब पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी पैसे का, ये पैसा अगर हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगता तो आज हम शायद जिस स्थिति में है उससे थोड़ी सी बेहतर स्थिति में होते। योगी घोषणा कर रहे हैं कि अस्पतालों में शैया की संख्या दुगनी की जाए, लेकिन ये सवाल नहीं कोई पूछ रहा है कि आप शैया की संख्या तो दुगनी कर देंगे, लेकिन अतिरिक्त चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, बलरामपुर अस्पताल में वेंटिलेटर चलाने के लिए तकनीकी रूप से प्रशिक्षित लोग नहीं है। आप अगर वेंटिलेटर कहीं से ले भी आएंगे, ऑक्सीजन कहीं से ले भी आएंगे, तकनीकी रूप से प्रशिक्षित लोग नहीं होंगे, तो फिर इनको चलाएगा कौन? और आपको सफाई कर्मी भी चाहिए, तो सिर्फ शैया की संख्या बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। इस पूरी व्यवस्था को चलाने के, स्वास्थ्य की व्यवस्था को चलाने के जो एक मानव संसाधन चाहिए, वो कहाँ से आएगा और उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये योगी आदित्यनाथ नहीं बता रहे। और दूसरी तरफ स्थिति ये है कि केंद्र सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ टीकाकरण अभियान के लिए रखे हुए हैं, और पीएम केयर्स फंड में ना जाने कितना पैसा है, क्योंकि प्रधानमंत्री बताने को नहीं तैयार है। वो कहते हैं निजी ट्रस्ट है, प्रधानमंत्री के नाम पे एक निजी ट्रस्ट चला रहे हैं। वो सूचना के अधिकार में आप कोई जानकारी नहीं मांग सकते। तो पैसा है सरकार के पास, लेकिन वो खर्च नहीं कर रही है, धीमे धीमे खर्च कर रही है। और दूसरी तरफ लोग लाचार हैं, मर रहे हैं बीमारी के अभाव में। तो ये सरकार जो जनता के संसाधनों का दुरुपयोग करती है, या यूं कहें कि उसको कैसे सदुपयोग किया जाए ये मालूम नहीं। इससे मैंने कहा है कि आप जनता के संसाधनों को बर्बाद न करें और उसका सदुपयोग करके अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करें, ताकि लोगों को इतनी परेशानी न झेलनी पड़े। तो मुझे मालूम नहीं मेरे पत्र का क्या असर होगा।
मतलब वो उस पे गौर भी करेंगे कि नहीं, या फिर ये माना जाएगा कि मैं सरकार का विरोध कर रहा हूं, मेरे खिलाफ ही कोई कार्रवाई शुरू हो जाए। जो भी हो, लेकिन अब मेरे ख्याल से समय अब आ गया है जब हमें इस सरकार को, जो एक अहंकारी सरकार है और सिर्फ भय और प्रलोभन दो चीजों को जानती है, या तो लालच देके काम करवाती है जैसे अडानी, अंबानी, अडार पूनावाला, भारत बायोटेक, और या फिर धमकी देके। देखिए, लखनऊ के कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हुई, उन्होंने नोटिस लगाई, तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये जो अस्पताल हैं ये ऑक्सीजन होते हुए भी कमी होने का नाटक कर रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई हो। यानी वो धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने ऑक्सीजन की कमी की नोटिस लगाई तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो। तो अब कोई अस्पताल सच भी नहीं बोल सकता कि उसके पास ऑक्सीजन की कमी है और वो नोटिस लगाने से डरेगा। तो ये जो डरा धमका के लोगों से काम कराने का तरीका है योगी जी, ये बहुत दिनों तक काम नहीं करेगा। आप ने बहुत लोगों को डरा धमका के, लालच दे के काम करा लिया, लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि आपके ये तरीके काम नहीं करेंगे। और आप अगर ज्यादा जबरदस्ती करेंगे तो जनता के सामने सिवाय विद्रोह में खड़ा होने के और कोई विकल्प रहेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।